हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 5 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज़ और सबसे पहला करंट अफेयर है। अभी हाल फिलहाल में क्या है दोस्तों ना, एक इशू चल रहा है। एक जो मतलब सर क्रीक है, मतलब सर क्रीक एक मतलब पतली सी मतलब संकरी से मतलब एक मतलब वाटर बॉडी है, मान लीजिए आप, है ना। वहाँ पे क्या है ना, पाकिस्तान की आर्मी क्या है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर रही है, ठीक है। तो वो थोड़ा इशू बन रहा है, जिसमें मतलब हमारे राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि अगर कुछ भी ऐसा एक्टिविटी होगा तो ज्योग्राफी से मतलब ये चीज़ें कुछ अलग दिखेंगी, है ना। तो मतलब ये एग्रेशन चल रहा है, मतलब पाकिस्तान विल गेट अ रिप्लाई फॉर एग्रेशन एट सर क्रीक, ठीक है। अगर यहाँ पे एग्रेशन दिखाया पाकिस्तान ने तो उसको इसका जवाब मिलेगा, ठीक है। किसने कहा है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है, ठीक है। तो अब हम देख लीजिए सर क्रीक है क्या दोस्तों। तो मैं आपको एक लास्ट में दिखा देता हूँ, जैसे आप ये देखेंगे ना मैप, इस फोटो में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो पतला सा रास्ता आपको दिख रहा है ना, ये गुजरात के ही सारे पास है, मतलब रन ऑफ कच्छ का जो एरिया वहीं के पास में है। इसमें वॉर क्या चल रहा था, ये जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही ना, ये पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि ये वाली जो बाउंड्री है ये ऐसी होनी चाहिए, और जो रेड वाली लाइन है ये इंडिया क्लेम कर रहा है कि भाई ये बीचों बीच में होनी चाहिए। मतलब समझ रहे ना, ये जो सर क्रीक, ये जो वाटर बॉडी है पतली सी, ठीक है, इसी में बोले बीचों बीच मतलब बाउंड्री लगनी चाहिए इंडिया और पाकिस्तान की। तो और पाकिस्तान बोला नहीं, इसके ईस्टर्न में लगना चाहिए, ठीक है। मतलब पाकिस्तान की तरफ से अगर देखेंगे तो उसके ईस्टर्न में लगना चाहिए, ठीक है। तो यही इशू चल रहा है दोस्तों। तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में, है ना। तो सर क्रीक क्या है दोस्तों, एक 96 किलोमीटर एक लॉन्ग टाइडल एस्चुरी है। एस्चुरी क्या होता है दोस्तों, जब मतलब फ्रेश वाटर, मतलब जैसे रिवर का वाटर है और समुद्र का वाटर कहीं पे जब मिलता है, तो जैसे कि सॉल्टी प्लस वो फ्रेश वाटर मिलता है तो वो क्या बनाता है, ब्रैकिश वाटर बनाता है, ठीक है। तो ब्रैकिश वाटर वाला जो एरिया होता है उसी को एस्चुरी कहा जाता है, ठीक है। और यही जो टाइडल एस्चुरी, मतलब यहाँ पे जो मतलब लहरें होती हैं ना, अप एंड डाउन होती रहती हैं, इसीलिए ये। और काफ़ी मतलब अगर आप देखेंगे बिजनेस पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से जो कराची मतलब एयरपोर्ट है ना, मतलब जो मतलब एक बहुत मेन स्थान है मतलब पाकिस्तान का, वो भी इससे ज़्यादा दूरी पे नहीं है। फिशिंग के लिए बहुत अच्छा है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बहुत अच्छा है, यहाँ पे ऑयल और गैस का रिजर्व बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। मतलब माना जा रहा है, पूरी तरह से पता नहीं लगाएगा, अभी तो यही विवाद चल रहा है ना। अब ये कहाँ लोकेटेड है, तो जो इंडस वाटर है ना, इंडस रिवर जो है, जो डेल्टा बनाती है दोस्तों, जैसे कि कोई भी नदी आती है तो लास्ट में जाके उसकी स्पीड धीमे हो जाती है। जब धीमे हो जाती है दोस्तों, तो वो अपने सेडिमेंट्स को गिराना स्टार्ट करती है जगह जगह। तो जहाँ पे गिराना स्टार्ट करती है तो जैसे ही फ्लो करी तो बीच बीच में डेल्टा डेल्टा बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो यही जो इंडस रिवर जो डेल्टा बनाती है अपने माउथ पे, वहीं पे एक मार्श लैंड है, वहीं पे है ये, ठीक है। लोकेटेड इन द मार्श लैंड ऑफ द इंडस वाटर, इंडस रिवर डेल्टा, ठीक है। बस इतना जान लीजिए, ठीक है। और ये मतलब क्रिएट्स अ पार्ट ऑफ बॉर्डर बिटवीन गुर्जर, मतलब ये मतलब सर क्रीक है, एक बॉर्डर बनाता है जो गुजरात का रन ऑफ कच्छ वाला एरिया हो गया इंडिया के लिए, और सिंध वाला एरिया हो गया आपका पाकिस्तान वाला एरिया, ठीक है। ये देख रहे हैं ना मैप में, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये सिंध वाला एरिया है, और इधर जो इंडिया वाला एरिया, तो यही जो है मतलब ये बाउंड्री क्रिएट करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये फिर बाद में जाके तो अरेबियन सी में ही फ्लो करेगी, ऑब्वियस सी बात है, वहीं से आ रहा है ना इंडस रिवर वाटर का, ठीक है। और सर्व्स एज अ वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब इंडिया की तरफ से, मतलब ये इंडिया की वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, किसका, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। और सब वही मैं बता रहा था, सबसे ज़्यादा जरूरी है, मतलब ये फिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसी कारण क्या है ना, जो दोनों तरफ के जो कंट्रीज के फिशरमैन हैं ये सब पकड़ाए जाते हैं बेचारे, बेकार में ही मतलब पिस जाते हैं इसमें, ठीक है। इसमें मतलब माना जा रहा है कि ऑयल और नेचुरल गैस जो है, मतलब इसका जो सी बेड है वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिसोर्स है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो माइग्रेटरी बर्ड्स, अब मार्शलैंड तो है दोस्तों, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छा हैबिटेट है। उसके बाद ये रिच सपोर्ट करता है किसको, बायोडाइवर्सिटी को, जो वेटलैंड इकोसिस्टम होता है ना उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है सेकंड, डिस्प्यूट चल क्या रहा है, जो मैं एक्चुअल में न्यूज़ में है। तो डिस्प्यूट क्या चल रहा है दोस्तों ना, रूट कॉज इसका क्या है, जो दोस्तों जो 1914 में एक मैप था इंडिया का, है ना, तो वो जो मैप में जो इंटरप्रिटेशन हुआ था वही सबसे बड़ा दिक्कत हुआ इसमें, ठीक है। और दूसरा क्या था, जो एग्रीमेंट हुआ था, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है और उसके बाद जो महाराजा ऑफ कच्छ थे, इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, पर इन्होंने क्या किया ना, ये वाला जो मैटर था, जो क्रीक्स का जो ईस्टर्न और जो मिड चैनल वाला मैटर था, इस बाउंड्री के जो मार्केशन को मतलब अनक्लियर छोड़ दिया था उन्होंने, जिसकी वजह से ये अभी इशू बन रहा है रेगुलर बेसिस पे, है ना। तो अब लीगल बेसिस देख लीजिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया हिस्टोरिकल बेसिस जो रूट कॉज था, और लीगल बेसिस में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान बोलता है कि जो क्रीक है, पूरा पूरा जो क्रीक है वो पाकिस्तान का है। वो बोल रहा है उसका जो मतलब जो अगर इंटरप्रिटेशन जो 1914 मैप है ना, उसके हिसाब से वो बोल रहा है कि पूरा का पूरा जो क्रीक है वो मतलब पाकिस्तान का है, वो बिलोंग करता है पाकिस्तान को। अगर देखेंगे मैप में दोस्तों, तो ये जो पूरा क्रीक है, मतलब पतली सी जो है वाटर बॉडी, तो इसका यहाँ पे ये क्लेम कर रहा है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा बोला ये भैया हमारा है, ठीक है। 1914 के मैप के हिसाब से ये हमारा है, पर इंडिया बोल रहा है
अगर एज पर इंटरनेशनल लॉ देखेंगे दोस्तों, मतलब प्रिंसिपल एक आता है, इंटरनेशनल प्रिंसिपल है जिसका नाम है थॉलवेग प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, जो भी नेविगेबल मतलब बाउंड्री होती हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज होती हैं किसी दो कंट्रीज के बीच में, तो उनका डिवाइड होगा बीच वाले से, मतलब जो सबसे डेप्थ वाला पोर्शन होगा ना, वहीं से आधा आधा बटेगा, ठीक है। मतलब इंडिया इंसिस्ट द बाउंड्री शुड रन अलॉन्ग द मिड चैनल एज पर थॉलवेग प्रिंसिपल। अब ये थॉलवेग प्रिंसिपल क्या कहता है कि बॉर्डर रन्स अलॉन्ग द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द नेविगेबल चैनल, मतलब जिसमें नेविगेट हो सके उस चैनल में अगर आप बाउंड्री को तय करना चाहेंगे तो जो उसका सबसे डीपेस्ट पार्ट होगा वहां से तय किया जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आप जानिए इसके बारे में, ठीक। फिर सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है आपका ये डोंकी रूट केस है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें बोल क्या रहा है, न्यूज़ में बोल रहा है कि ईडी जो है आपका कंडक्ट सर्चेस अक्रॉस पंजाब एंड हरियाणा इन डोंकी रूट केसेस इंडिया यूएस। एक्चुअली क्या है, मतलब पर पर्सन ये लोग 45 से 50 लाख रुपए ले लेते हैं दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा इलीगल है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एक आप मूवी देखे होंगे शाहरुख खान का डंकी वाला ना, वही है कुछ। तो मैं एक बार आपको मैप में दिखाता हूँ दोस्तों, है ना। तो मैप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इंडिया है ना। इंडिया से जैसे ये लोग निकले टर्की की तरफ निकलेंगे, और टर्की के बाद ये थोड़ा सा मतलब साउथ अमेरिका जो है उसकी कुछ कंट्रीज जहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाती है या फिर वहाँ के लिए वीज़ा ले लेते हैं। उसके बाद ये सेंट्रल अमेरिका से होते हुए मैक्सिको पहुँचते हैं, मैक्सिको से फिर ये यूएस में चले जाते हैं बाउंड्री पे। अब वहाँ पे ये लोग असाइलम की मांग करते हैं, ठीक है। अब असाइलम ऐसे नहीं मिल जाता है, असाइलम के लिए काफ़ी दिन तक मतलब चलता है काम कि मतलब सही में असाइलम लेने का आया है कि नहीं आया है, ठीक है। अगर प्रूफ हो जाता है तो ठीक है, तो उनको वहाँ पे रहने दिया जाता है, अगर नहीं प्रूफ होता है तो फिर से डिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। पर उस दौरान ये मतलब वहाँ पे काम कर सकते हैं, कुछ जैसे क्लीनर हो गया या फिर कार वॉशिंग वाले हो गए या सेल्स पर्सन हो गए, है ना। इन सब का काम कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो यही सब रूट की वजह से चले जाते हैं ये लोग, ठीक है। तो डोंकी रूट क्या है दोस्तों, तो मतलब इसको डंकी भी कहा जाता है पंजाब में, ठीक है। ये एक इलीगल इमिग्रेशन पाथवे, मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि जैसे यूएस जाना है तो काफ़ी मतलब उसके प्रोसेस में काफ़ी लेंदीपन रहता है, तो ईजिली मिलता नहीं है, तो उसको मतलब बाइकआउट करके इस वाले मेथड को लोग कभी यूज़ कर सकते हैं, करते हैं दोस्तों, है ना, जो कि काफ़ी इलीगल है, ठीक है। और मोस्टली कहाँ पर यूज़ हुआ जाता है, साउथ एशियन कंट्रीज में, जैसे इंडिया ही नहीं, मतलब बाकी भी साउथ एशियन कंट्री में, जैसे श्रीलंका हो गया या फिर पाकिस्तान हो गया या फिर ये सब है ना, तो ये लोग भी यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पेशली इंडियंस के ही ज़्यादा होता है, ठीक है। कहाँ के लिए, टू रीच यूएस, कनाडा, मतलब आपका हो गया ये यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, इन जैसे मतलब कंट्रीज़ में जाने के लिए करते हैं, मतलब उसके बाद आप देखिए इसमें स्टेप्स क्या होता है। सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं ना, मतलब लीगल वीज़ा बनाते हैं कहाँ के लिए, लेटिन अमेरिका। लेटिन अमेरिका जो होता है दोस्तों आपका साउथ अमेरिका प्लस जो सेंट्रल अमेरिका है ना, और कैरेबियन वाले जो नेशन है, आपको मैं दिखाता हूँ मैप में। अगर जैसे इसमें देखेंगे तो ये जो साउथ वाला अमेरिका है ना, ये साउथ अमेरिका, उसके बाद ये जो सेंट्रल अमेरिका है और ये जो कैरिबियन मतलब नेशन है, इन सबको मिला के लेटिन अमेरिका बनता है, ठीक है। तो ये लोग एक लीगल वीज़ा बनाते हैं इनमें से किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। और जब कि वीज़ा बन जाता है, जैसे मान लीजिए इक्वाडोर, बोलीविया, ब्राज़ील या वेनेजुएला, किसी का भी उन्होंने इनिशियल स्टेप में मतलब वीज़ा बनवा लिया, उसके बाद क्या करते हैं ना, उसके बाद मेन जर्नी स्टार्ट होती है। इतना खतरनाक इलाका है दोस्तों, क्या बताएं। ये जाते हैं एक ओवरलैंड, मतलब पूरा मतलब जो रास्ता है मतलब कोई ट्रैकेबल नहीं है, कोई रोड नहीं, कुछ नहीं, बस जंगल से होते हुए, और बहुत ही खतरनाक इलाका है दोस्तों। मतलब नदी पहाड़ सब होता है, और स्टीप मतलब काफ़ी मतलब ऐसे मतलब गहराई वाले या फिर स्टीप, मतलब क्या बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा ढलान टाइप का, तो वैसे रास्ते होते हैं। और जो मतलब मल्टीपल कंट्रीज से होते हुए जाते हैं, जैसे सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका की जितनी कंट्रीज है ना, उससे होते हुए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप जानिए ये ट्रैक जो इंक्लूड करता है पेरिलियस टेरेन। पेरिलियस मतलब बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है ना टेरेन, जैसे डेंस फॉरेस्ट हो गया, और जंगल में जो होते हैं जानवर भी होते हैं, कभी कभी इनको मतलब सेक्सुअली असॉल्ट हो जाते हैं, जो वहाँ पे मतलब ग्रुप रहते हैं वो लोग पकड़ लेते हैं ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और स्पेशली जो डेरियन गैप है ना, ये कोलंबिया और पनामा के बीच में 96 किलोमीटर लॉन्ग है। यही ही दोस्तों सबसे खतरनाक, इसी को आप मान लीजिए एक तरह से डंकी रूट कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है ना, बहुत लोग मतलब मर जाते हैं भूखमरी के मारे या फिर मान ली बीमारी के कारण, क्योंकि कोई वहाँ पे इलाज तो है नहीं, आप तो इलीगली जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद सांप बिच्छू होते हैं, बड़े बड़े मच्छर होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिवर्स होते हैं, उधर माउंटेन्स होते हैं, ये बहुत खतरनाक है। डेरियन गैप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, डंकी रूट मतलब डेरियन गैप ही आप समझ लीजिए एक तरह से। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक इलाका है कोलंबिया और पनामा के बीच का, ठीक है। और इसके बाद अगर जैसे जो बच जाते हैं वो माइग्रेंट्स क्या करते हैं कि मैक्सिको पहुँच जाते हैं, और मैक्सिको पहुँचने के बाद सीधा यूएस के बॉर्डर पर खड़े होकर बोलते हैं कि हमको चाहिए असाइलम।
एसाइलम। एसाइलम मतलब हमको मतलब सुरक्षा चाहिए आपसे, ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री में से हमको खतरा है, चाहे सेक्सुअली असॉल्ट किया गया हो या फिर मान लीजिए जान का खर्चा हो या बहुत खतरा हो, ये सब चीज़ें बोलते हैं कि हमारे साथ है, कि हमको ये चाहिए। तो एसाइलम के लिए भी मतलब केस चलता है काफ़ी सालों तक, पर जब तक वो चाहे केस चलता है तब तक वो ऑथराइज होते हैं काम करने के लिए, ठीक है। और वही है मेनी, और जो कुछ जो होते हैं जिनको चांस मिल जाता है, बाकी जो होते हैं वो सीधे चले जाते हैं कहाँ, डिटेंशन या डिपोटेशन। और बहुत मतलब जंजीरों से बांध के या ज़बरदस्ती बहुत बेइज्जती हो जाती है देश की है इन सब चीज़ों करने में। इसमें जो अभी जो मतलब तहकीकात कर रहा है वो जो मतलब एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1956 में हुआ था दोस्तों। एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि किसके अंडर में काम करती है, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उसके अंडर में काम करती है, ठीक है। इसका काम क्या है, जो भी मतलब इकोनॉमिक लॉज है ना उनको इन्फोर्स करवाना, ठीक है। और उसके अलावा जो मतलब इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, या फिर मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस हो गए, या फिर मान लीजिए ऑफेंस बाय फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, मतलब फ्यूगिटिव मतलब जिसने मतलब कम से कम मतलब 100 करोड़ का घपला किया हो देश के साथ और भाग गया हो, है ना, वही होते हैं फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, ठीक है। तो इन सब के खिलाफ मतलब केस करना, और जो भी इकोनॉमिक लॉस हैं देश के उनको मतलब इन्फोर्स कराना बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब मोस्टली ये कौन से लोग फॉलो कराता है, तो 3 हैं दोस्तों। एक तो है पीएमएलए 2002, ठीक है। ये क्या है, मतलब ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग आप समझ ही रहे हैं, जिसमें मतलब काले धन को सफ़ेद बना के मतलब सही बना के मतलब वापस देश में लाया जाता है। तो वो वाला जो चीज़ है वो इसमें देखा जाता है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। ये क्रिमिनल लॉ, देखिए दोस्तों, क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ में फ़र्क है दोस्तों। सिविल लॉ में क्या है, इनिशिएटर मतलब पर्सन होता है, ठीक है, वही इमीडिएट करता है, मतलब केस को इनिशिएट करता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी वाला केस हो गया, या फिर मान लीजिए मैरिज रिलेटेड हो गया, फैमिली रिलेटेड हो गया, है ना, उन केसेस को सिविल लॉ कहते हैं। मतलब उसमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलता, एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिसीजन दिए जाते हैं या फिर कंपनसेशन होते हैं, वो सब निकलते हैं, ठीक है। पर क्रिमिनल लॉ मतलब हुआ दोस्तों, जिसमें मान लीजिए कोई मतलब सोसाइटी के खिलाफ या किसी पर्सन के खिलाफ या किसी मतलब आप समझ लीजिए फैमिली के खिलाफ कोई मतलब ऐसा काम कर दिया हो जो नुकसान हो गया हो, तो उस केस में क्या है कि मतलब उसमें पनिशमेंट भी मिलती है, ठीक है। और ये जो केस है मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब जो मतलब पुलिस या कुछ होती है ना, उनके द्वारा इनिशिएट करवाया जाता है, ठीक है। इसमें तो डायरेक्ट मतलब जो एक्यूज होता है वो मतलब डायरेक्टली नहीं होता इसमें, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है ये फीमा है। फीमा ये एक सिविल लॉ है, ठीक है। फीमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का है दोस्तों ये, ठीक है। उसके बाद फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, ये इसमें वही है जो 100 करोड़ से भी ज़्यादा का घपला करते हैं ना 2018, उसी के तहत में उनको किया जाता। पर ये है कि अगर किसी को अगर मतलब फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषिट कर दिया गया तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको बेच बाच के मतलब कंपनसेशन लिया जा सकता है, ठीक है। और ये क्या है, टू अटैच और कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टीज ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंडर्स इवेडिंग इंडियन कोर्ट, जो इंडियन कोर्ट्स में आया ना हो, भाग गया हो, बार बार बुलाने पे भी नहीं आया हो, है ना, देश छोड़ा कर दिया हो, ठीक है, उसी के लिए, ठीक है। और जान लीजिए आपका जो इन्फोर्समेंट ये डायरेक्टरेट है, ये एक मतलब क्वासी जुडिशियल पावर रखता है। क्वासी जुडिशियल पावर मतलब फॉर्मली, जैसे मतलब जो फॉर्मेलिटी या फिर सारी चीज़ें जो होती हैं कोर्ट में वैसा नहीं होता है, पर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मतलब लोगों को बुला सकता है, पूछताछ कर सकता है, और मतलब आप समझ लीजिए क्या बोलते हैं, जो मतलब सबूत होते हैं उनको देख सकता है, परख सकता है, तो मतलब मैक्सिमम चीज़ें कर सकता है। पर ये कोई के मतलब पावर है इसको क्वासी जुडिशियल की, पर ये मतलब कोई कोर्ट नहीं है, ठीक है। इसके मेंबर्स जो हैं दोस्तों, मतलब कोई फिक्स नंबर नहीं है इनके मेंबर्स का, ठीक है। बस ये जान लें इनको जो हेड करता है, जो हेड होता है वो होता है डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप देखें तो इसमें डायरेक्टर्स होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद आपका असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, और कुछ अफसर होते हैं जो जोनल वाइज या रीजनल ऑफिस में मतलब इंडिया के अक्रॉस रहते हैं पॉइंट, ठीक है। इसके बाद थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर है। क्या अभी हाल फिलहाल में क्या है दोस्तों ना, गवर्नमेंट ने जो एमएसपी होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस व्हीट के लिए होता है, वो बढ़ा दिया है 160 रुपये पर कुंटल, ठीक है। एक्चुअली क्या ये तब किया जाता है, मतलब जो डिसाइड किया जाता है एमएसपी, ये मतलब बोने से पहले, मतलब बुआई होने से पहले ये डेट डिसाइड किए जाते हैं, ताकि मतलब किसान जो है फ्लक्चुएशन से बच सके, ठीक है। अब ये क्या किया गया, वैसे तो मतलब 6 क्रॉप्स का हुआ था, पर मेनली आप वीट जान लीजिए, क्योंकि जो एमएसपी स्टार्ट किया गया था तो मेनली राइस और वीट के लिए किया गया था। तो मोस्टली पूछ सकता है एग्जाम में, तो कितने रुपये से बढ़ा है 160, तो मतलब कितने से कितना हो गया, 2425 से
2,585 रुपये हो गए, ठीक है। 6.6% का हाइक है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे जानना सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है दोस्तों, एमएसपी के बारे में जानना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है दोस्तों, ये समझ लीजिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, ये तो फुल फॉर्म हो गया। ये फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1966 में और 67 में। और पहली बार ये मतलब राइस और वीट के लिए लाया गया था, मतलब जो गेहूँ और चावल होता है ना, उसके लिए लाया गया था, ठीक है। ये एक तरह से मतलब गवर्नमेंट सेट प्राइस, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया हुआ प्राइस होता है, जो कि मतलब एक मिनिमम प्रॉफिट गारंटी रहती है। किसके लिए, फार्मर्स के लिए। कि मान लीजिए आप जाओ मंडी में, अगर आपका जो है मतलब अनाज कोई खरीद नहीं रहा है आपके हिसाब से, ठीक है, और आपको लग रहा है आपको नुकसान हो रहा है, तो मतलब एक मिनिमम प्रॉफिट गारंटी रेट है जो कि मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। आप आगे गवर्नमेंट को दे दो, ठीक है, गवर्नमेंट बेच लेगी, मतलब खरीद लेगी, ठीक है। तो ये मतलब एक मिनिमम प्रॉफिट गारंटी प्राइस होता है, जो कि मतलब गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है फार्मर्स को मतलब एक मिनिमम प्रॉफिट देने के लिए, ठीक है। जैसे कि मतलब जितना उनका लागत लगा है, खाद वोद सब चीज़ मिला के कितना लगना चाहिए, वो एक मिनिमम लमसम होता है, उसको मतलब करते हैं, ठीक है। ये अनाउंस किया जाता है सोइंग से पहले, मतलब जब बोआई स्टार्ट होती है उससे पहले ही अनाउंस होता है, ताकि वही मैं बोल रहा था दोस्तों, जो प्राइस फ्लक्चुएशन, मान लीजिए फसल खराब हो गई तो रेट मतलब आपका समझ लो बढ़ जाता है ना। और प्राइस, और मान लीजिए अगर मान लीजिए फसल अच्छी हो गई तो क्या पता रेट घट जाए, मतलब ज़्यादा हो गया कंजप्शन। मैं इस बात समझ रहे हैं दोस्तों, फ्लक्चुएशन से बच जाए, ठीक है। ये कवर करता है 23 तरह की क्रॉप्स होती हैं, जो कमोडिटीज़ होती हैं उनको कवर करता है। इसी में शुगर केन भी आता है दोस्तों, जिसके बारे में बताऊंगा। उसके लिए एमएसपी नहीं होता, उसके लिए एफआरपी होता है, ठीक है। उसके बाद आप जान लीजिए एफआरपी, तो शुगर केन के लिए हो गया दोस्तों। और ये जान लीजिए दोस्तों, ये जो इंक्लूड कर सीरियल्स हो गए, पल्सिस हो गए, दालें होंगी, ऑयल सीड्स हो गए, और ये कमर्शियल क्रॉप जिनका मतलब ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है। ये कमर्शियल क्रॉप में ही शुगर केन आता है, जिसके लिए एमएसपी नहीं होता है, वो एफआरपी होता है, मतलब फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस कहा जाता है उसे, ठीक है। अब ये जान लीजिए रिकमेंड कौन करता है ये सारे प्राइसेस, ये करता है सीएसीपी, मतलब पूरा मतलब पर्टिकुलर सारी चीज़ मतलब अध्ययन करने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं और उसको रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। अब ये सीएसीपी जो है दोस्तों, ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है दोस्तों, ठीक है। और ये जान लीजिए दोस्तों, ये पहले इसका नाम एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन था, 1965 में मतलब इसका मतलब गठन हुआ था, और फिर बाद में इसका नाम चेंज करके कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस रख दिया गया, ठीक है। और जब ये एक बार रिकमेंड कर देते हैं तो फिर ये अप्रूव कौन करता है, ये गवर्नमेंट अप्रूव करती है। और मे प्रोक्योर, मतलब ये सिर्फ अप्रूव ही नहीं, ये हो सके मतलब जो अनाज को प्रोक्योर भी कर सकती है, किसके थ्रू, कुछ एजेंसीज जो गवर्नमेंट की होती हैं, जैसे मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, इनके थ्रू मतलब प्रोक्योर भी कर सकती है, ले भी सकती है, ठीक है। और वीट और राइस मतलब आर द मोस्ट प्रोमिनेंटली सपोर्टेड क्रॉप्स अंडर एमएसपी, मतलब इसके अंडर में शुरू में सबसे पहली बार भी यही आए थे, दो वीट और राइस का मतलब एमएसपी तय किया गया था। और अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई क्रॉप है तो वीट और राइस को ही इसके अंडर में रखा गया है, ठीक है। बाकी और भी हैं, 23 तरह की तो ही हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो कि शुगर केन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस कहा जाता है दोस्तों, फुल फॉर्म है इसका। ये मतलब जब एक बार डिसाइड, ये जो है एक मिनिमम प्राइस, जैसे एमएसपी होता है वैसा ही होता है ये दोस्तों, एक मिनिमम प्राइस जो कि शुगर मिल्स वालों को देना पड़ेगा लीगली, मतलब उससे कम नहीं दे सकते हैं, टू पे शुगर केन जो फार्मर होंगे उनको, उनके मतलब पैदावार के लिए, ठीक है। ये भी सेट कौन करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी, ये भी वही है दोस्तों, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। ये भी दोस्तों जब मतलब स्टार्ट होता है शुगर सीजन, ठीक है, उससे पहले ही डिसाइड किया जाता है, जैसे अक्टूबर से लेकर सितंबर तक के लिए, ठीक है, तब तक का सीजन होता है, तो मतलब वही उससे पहले, जैसे इस अक्टूबर में स्टार्ट होगा तो पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है, ठीक है, अक्टूबर में, ठीक है। और ये जब एक बार डिसाइड हो गया तो नेशन वाइड ये एप्लीकेबल है, ठीक है। अभी तो 2025 से 26 के लिए दोस्तों ये डिसाइड किया गया 355 रुपये पर क्विंटल दिया जाएगा एट ए बेसिक रिकवरी रेट ऑफ 10.25%। अब ये बेसिक रिकवरी रेट क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली क्या है, जैसे अगर 100 kg मतलब गन्ना है, ठीक है, तो उसमें से 10 kg आपका ये निकलेगा, ठीक है, शुगर रिकवरी, ठीक है, 10.25 समथिंग केजी निकलना चाहिए, यही इसका 100 केजी का मतलब परसेंटेज 10.25 कर दिया गया, ठीक है। और इसमें बोला जा रहा है अगर 10.25% से ज़्यादा अगर मान लीजिए मतलब शुगर रिकवरी होती है तो हर मतलब फॉर 0.1%, हर 0.1% इंक्रीज के लिए आपको 3.46 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा। और उसकी इसी का अगर वाइस वर्सा देखेंगे तो अगर घटेगा तो वही मतलब इसको उतना घटा के देंगे 3.46 मतलब पर 0.1% डिक्रीज के लिए शुगर रिकवरी में, ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी का मतलब ज़्यादा ही गिर गया, तो अगर मान लीजिए 9.5% से नीचे अगर ये मतलब से शुगर रिकवरी हो गई तो समझ लीजिए वहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये जो डिडक्शन लगा रहे हैं ना 0.1% एक्स्ट्रा, ये डिडक्शन नहीं होगा। और उनका जो एक फिक्स कर दिया जाएगा एफआरपी, इस बार के लिए फिक्स किया गया 329 रुपये 5 पैसा पर कुंटल, ठीक है।
थोड़ा सा नुकसान होता है पर ठीक है, इतना भी नहीं, ठीक। और गारंटीड किया गया 2025 से 26 के लिए, ठीक है। उसके बाद अब ये जो आपका है एमएसपी दो तरह से काम आता है दोस्तों, दो तरह से मतलब क्या है, ये फार्मर्स की इनकम को तो बचाता ही बचाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर सोर्स देता ही, सोर्स तो देता ही है ना। उसके बाद ये इंडिया का जो मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके लिए सपोर्ट करता है, जिससे कि फूड सिक्योरिटी मतलब देश में बनी रहे, ठीक है। अब ये दे गवर्नमेंट इतना महंगा महंगा अनाज खरीद के बहुत सस्ते सस्ते दाम पे देती है लोगों को, लोगों को थोड़ा वैल्यू करना चाहिए गवर्नमेंट का, ठीक है। इनिशियली एमएसपी वही है दोस्तों, मतलब वीट और राइस के फिक्स किया था। और ये ध्यान रखना दोस्तों, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन सबसे पहले आया था इन्हीं सब चीज़ों के मतलब रेट को डिफाइन करने के, जो रिकमेंड करते थे। 1965 में गठन हुआ था और बाद में इसको आपका CACP बन गया था, मतलब कमीशन फॉर मतलब एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। उसके बाद आता है वीट के बारे में। हम लोगों ने वीट के बारे में पढ़ा, तो वीट एक रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप मतलब जो ठंड में उगाया जाता है और गर्मी में काटा जाता है। ठंड में मतलब अक्टूबर से दिसंबर तक उगाया जाता है, बोया जाता है, और काटा कब जाता है तो मार्च से मई तक, समर में, ठीक है। अब प्रोडक्शन के हिसाब से देख लीजिए, जो प्रोड्यूस करते हैं ग्लोबली, तो चाइना नंबर 1 पे आता है, इंडिया नंबर 2 आता है, और रसिया नंबर 3 पे आता है। ये तो हो गया प्रोडक्शन, पर ये लोग कंजप्शन भी ज़्यादा करते हैं, कभी कभी तो इंडिया को अलग से मंगाना भी पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो एक्सपोर्टर के हिसाब से अगर देखेंगे तो रसिया नंबर 1 पे आता है, फिर US आता है, फिर कनाडा आता है, ठीक है। अब इंडियन स्टेट के हिसाब से देखेंगे तो आप प्रोडक्शन में हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो नंबर 1 पे है, फिर पंजाब है, फिर है हरियाणा। इसके बाद फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर दोस्तों, इंडियन मेड मतलब मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर। ये काफ़ी लाइट होते हैं दोस्तों, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से, जिनका यूज़ मतलब समझ लीजिए निगरानी के लिए कर सकते हैं, सामान को इधर से उधर पहुंचाने के लिए कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं, ठीक है। और सिंगल इंजन वाला होता है। ये क्या है कि मतलब अभी हाल फिलहाल में इनको जो असेंबल करने वाली एक लाइन है ना, प्राइवेट है, मतलब गवर्नमेंट तो है ये हमारे पास ऑलरेडी, पहली प्राइवेट मतलब समझ रहे, प्राइवेट सेक्टर से, मतलब जहाँ पे असेंबल होंगे ये जाके पार्ट्स, वहाँ वाली पहली खोली गई है दोस्तों। कहाँ पे? वेमेगल कोलर डिस्ट्रिक्ट, मतलब इंडिया फर्स्ट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली, जहाँ पे पूरी तरह सारे पार्ट आके असेंबल होंगे, वो खोला गया है, मतलब प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, ठीक है। कहाँ पे? वेमागल कोलर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। ये ध्यान रखिए बस इतना, ठीक है। इसका स्टैब्लिश मतलब ये कौन स्टैब्लिश करेगा अभी हुआ नहीं, कौन करेगा? एक तो टाटा का जो एडवांस सिस्टम लिमिटेड है ना, ये प्राइवेट डिफेंस की कंपनी है, मतलब टाटा की हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वो एयरबस जो कि यूरोप की कंपनी है, ठीक है। ये दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है। पहली प्राइवेट है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि मतलब वेमागल कोलर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में खोला जाएगा, ठीक। उसके बाद फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर है आपका दोस्तों, M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025। मतलब ये इंडिया के जो रिचेस्ट पर्सन है और उनकी फैमिली के बारे में रैंक वाइज बताता है। तो इसमें M3M जो ये इंडिया की कंपनी है, हुरून इंडिया तो हुरून का इंडिया वाला ब्रांच है, ठीक है। इन्हीं यही लोग दोनों मिलकर रिच लिस्ट 2025 निकालते हैं। तो ये लिस्ट क्या इसको दिखाती है, तो जो इंडिया के सबसे वेल्थिएस्ट पर्सन है और उनकी फैमिली, उनको दिखाता है। तो अगर ये ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछ सकते हैं वेल्थिएस्ट वुमेन कौन है इस बार दोस्तों, तो रोशनी नादर मल्होत्रा हैं, जो कि HCL कंपनी के हैं। और ये मतलब ओवरऑल देखेंगे तो थर्ड रैंक पे है, और वैसे आप वुमेन्स के हिसाब से देखेंगे तो रोशनी नादर सेकंड मतलब थर्ड नंबर फर्स्ट नंबर पे है, वुमेन्स वाली लिस्ट में फर्स्ट में है और ओवरऑल में थर्ड में है, ठीक है। तो पहले कौन है? मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली, रिलायंस इंडस्ट्रीज। गौतम अदानी और उसकी फैमिली सेकंड नंबर पे अदानी, ठीक है। और थर्ड नंबर पे रोशनी नादर, जो हम लोगों ने बात किया फैमिली HCL से, ठीक है। उसके बाद सिक्स न्यूज़ और सिक्स करंट अफेयर है दोस्तों आपका, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 दोस्तों। ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा कराया गया है दोस्तों 2025। ये 2 फेज में कराया गया। पहला फेज जो था जर्मनी के सुगल में हुआ था, और दूसरा आपका हुआ था न्यू दिल्ली में 24 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक हुआ था दोस्तों, ठीक है। इन दोनों ओवरऑल का लेके मेडल निकाला गया, जिसमें इंडिया नंबर 1 पे, इतना ही ध्यान रखिए, 37 मेडल जीती, जिसमें 11 गोल्ड है, 14 सिल्वर है और 12 ब्रॉन्ज पर, इतना ध्यान रखिए। और ध्यान रखना है आपको, तो ये ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? म्यूनिख जर्मनी में, ठीक है। उसका सेवंथ न्यूज़ और सेवंथ करंट अफेयर आपका आ जाता है दोस्तों, महात्मा गांधी सेवा अवार्ड 2025। ये किसको मिलेगा अभी दोस्तों, मतलब डिसाइड हुआ है, मिलेगा बाद में, ठीक है। तो डिसाइड किसके लिए हुआ? रामचंद्र गुहा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, एक हिस्टोरियन और राइटर प्लस हैं, ठीक है। इनको पद्म भूषण 2009 में मिला था। इनकी कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिसमें इंडिया आफ्टर गांधी हो गया, गांधी आफ्टर इंडिया हो गया, बिफोर इंडिया हो गया, उसमें गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, ठीक। देहरादून के हैं ये, उत्तराखंड में, ठीक है। और ये जो महात्मा गांधी सेवा अवार्ड है, ये 2015 में स्टार्ट किया गया दोस्तों। इसमें जो प्राइज मनी मिलती है 5 लाख। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको देती कौन है? कर्नाटका गवर्नमेंट देती है, ठीक है। 2024 में कर्नाटका का ही एक मतलब गांधी ग्रामीण गुरुकुल स्कूल था, उसको दिया गया था, ठीक है। अब आ जाता है एट्थ न्यूज़ और एट्थ करंट अफेयर दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? ये है छन्नू लाल। 1 मिनट में पर्सनैलिटी आपको दिखा तो दोस्तों, ताकि याद रह जाए आपको, है ना। बस 1 सेकंड देना दोस्तों, है। कहाँ गए?
ये है दोस्तों, ठीक है। ये आपके हैं रामचंद्र गुहा, क्या नाम है इनका? गुहा, हाँ रामचंद्र गुहा ये हैं दोस्तों। और ये हैं आपके इन पर्सनालिटी, इनका नाम है छन्नू लाल मिश्रा जी। ये है छन्नू लाल मिश्रा जी। ये क्यों अभी न्यूज़ में? क्योंकि इनका अभी हाल फिलहाल में देहांत हुआ दोस्तों, यूपी के थे ये अपने मतलब एक हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर है, मतलब शास्त्रीय जो संगीतकार होते हैं ना वो हैं, ठीक है। ये बनारस और इनका मतलब लिंक कहाँ से है? बनारस और किराना घराना से है। इनको दोनों अवार्ड मिला हुआ है। पद्म भूषण 2010 में मिला था, उसके 10 साल बाद पद्म विभूषण मिला था 2020 में, ठीक है। उसके बाद आता है नाइन्थ न्यूज़ और नाइन्थ करंट अफेयर। ये क्या है दोस्तों? माई भारत, ठीक है। ये एक ऐप है दोस्तों। ये किसके तहत मतलब ये लॉन्च किया गया? जो मतलब एक माई भारत पोर्टल नहीं आया था दोस्तों, उसी के तहत, उसी के लिए मतलब एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसी के लिए एप्लीकेशन ऐप है, किसके लिए? माई भारत पोर्टल, ठीक है। इसको जो डेवलप कर रहे हैं, एक तो DIC है जिसका स्थापना 2013 में मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किया था, और प्लस MIT, तो दोनों ने मिलकर बनाया, ठीक है। और इसका काम क्या है दोस्तों? यही जो माई भारत पोर्टल है ना, इसी को मतलब बूस्ट करेगा। अब इसके थ्रू क्या था कि मतलब जो यूथ होंगे वो रजिस्टर होंगे, उनको डिफरेंट जगह पे मतलब चाहे NGO हो, चाहे सरकार की जितनी भी सर्विसेज हैं या फिर ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। और जो उसमें वो इंटर्नशिप की तरह करेंगे, और इंटर्नशिप करने के बाद उनको सर्टिफिकेशन दिया, चाहे वो सोशल सर्विस करें उसके बाद, चाहे जॉब करें, उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। मतलब मेन माई भारत पोर्टल का ये काम था कि मतलब जो हमारे युवा हैं देश के, उनके अंदर लीडरशिप और स्किल को डेवलप किया जाए। 31 अक्टूबर 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। किसको? माई भारत पोर्टल को। किसके द्वारा? PM मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो आज का लास्ट न्यूज, लास्ट करंट अफेयर है दोस्तों आपका पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड। ये क्या है दोस्तों? ये आप समझ लीजिए, सबसे पहले इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट किया है? तो RBI ही करता है हमेशा, ठीक है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है दोस्तों? जो भी पेमेंट सिस्टम है इंडिया में जितने भी, ठीक है, उन सब की निगरानी करता है, उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। कौन? यही पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड। इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। ये किसको रिप्लेस किया था? तो ये जो पहले था ना, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम, इसी को रिप्लेस करके इसको लाया गया था। किसके द्वारा? RBI के द्वारा, ठीक है। ये क्या करती है? ऑपरेट और रेगुलेट, मतलब जो मतलब लॉ बनाए जाते हैं, मतलब पेमेंट बैंक से रिलेटेड, उनको देखती भी है और उनको रेगुलेट भी करवाती है कि मतलब सही से पालन हो। अब पेमेंट बैंक जैसे मतलब पेमेंट सिस्टम जैसे मतलब UPI हो गया, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम हो गया, NEFT हो गया, RTGS हो गया, IMPS हो गया, वैलेट्स हो गए, ठीक है। ये सारे हो गए, ठीक है। ये जो पेमेंट सर्विसेज है उनको काफ़ी क्लोजली ओवरलुक भी करता है, मतलब देख रेख करता है। उसके अलावा जो मतलब एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जो मतलब उनकी मतलब ये जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको, जैसे मतलब बैंक्स हो गया, फिनटेक हो गया या वैलेट कंपनी, इन सब की एक्टिविटीज़ को काफ़ी क्लोजली मतलब ये लोग ओवरलुक करते हैं, ठीक है। ओवर देखते हैं, देख रेख करते हैं, ठीक है। अब इसमें मेंबर 6 होते हैं, जिसमें पहला तो जो हेड जो है वो गवर्नर ही होते हैं, एक्स ऑफिशियो में चेयरपर्सन होते हैं। मतलब जो गवर्नर होगा RBI का, वो चेयरपर्सन होगा किसका? हमेशा इसका पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का। उसके बाद डिप्टी गवर्नर होते हैं एक, ठीक है। इसमें आपका नॉमिनेटेड मेंबर जो मतलब RBI नॉमिनेट करता है दोस्तों, उसका एक मेंबर होता है, और 3 जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो लॉन्च किया गया था, तो ये पेमेंट्स एंड मतलब सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत मतलब बनाया गया था, और इसका टेन्योर 4 साल का होता है। और ये जान लीजिए, जो टर्म है, जो इनमें मेंबर है उनका जो टर्म है वो दोबारा रिन्यू नहीं हो सकता। जो एक बार बन गया सो बन गया, दोबारा नहीं बनेगा वो, ठीक है। और जो बोर्ड मीटिंग हुई, मतलब मेंबर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रिन्यू नहीं होता है। उसके बाद जो आपका मिनिमम 2 टाइम्स पर ईयर मतलब इनकी मीटिंग होती है। डिसीजन जो होता है मेजरली जो होता है, जो वोटिंग सिस्टम होता है उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अब UPI के बारे में जान लीजिए दोस्तों। UPI क्या है आपका? यूनिफाइड मतलब पेमेंट इंटरफेस होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका ये जान लीजिए, मोबाइल पेमेंट सिस्टम है, जो कि मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था, मतलब 2016 में। एक्चुअली क्या है ना, ये जो NPCI है, ये एक PSU है दोस्तों, पब्लिक सेक्टर, ये मतलब आपका समझ लीजिए क्या बोल सकते हैं इसे दोस्तों, इंडियन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जी। करीब करीब मतलब शायद मतलब 2008 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। और इसका काम ही है कि ओवरऑल मतलब पूरे मतलब देश में मतलब ये जो पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको देख रेख करना, ठीक है। एक चेन क्रिएट करना, ठीक है। और NEFT क्या है दोस्तों? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। ये भी ऑपरेट कराया जाता है RBI द्वारा। ये भी RBI ने ही बनवाया था दोस्तों, RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिल के बनाया था इसको, ठीक है। और इसका कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, पर RTGS में लिमिट रहता है दोस्तों ये, क्योंकि मैक्सिमम पेमेंट के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। तो NEFT में कोई वो ऊपर का या नीचे का लिमिट नहीं है, ठीक है। इसको किया जा सकता है इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, या फिर आप बैंक में जाके भी कर दीजिए NEFT, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि ऑनलाइन करने पे मतलब आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ता एक्स्ट्रा। RTGS में क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होते हैं ना, मतलब ये वन वे ही होता है, वापस रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें मिनिमम 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं, और ऊपर का तो कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। और ये भी RBI रेगुलेट करती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका IMPS, ठीक है।
IMPS क्या है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है दोस्तों, ठीक है। ये भी NPCI की तरह मतलब मैनेज किया जाता है, और इंटरनेट बैंकिंग हो गया, ATM हो गया, SMS के थ्रू हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो मोबाइल नंबर, अगर जिसका मतलब मोबाइल मनी आइडेंटिफायर हो, उसके बाद आपका आधार नंबर हो गया, और बैंक का अकाउंट नंबर विथ IFSC कोड, ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट। हाँ, ये NPCI दोस्तों एक मतलब वही इंडियन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, इस्टेब्लिशमेंट 2008 में हुआ था। नॉट फॉर फिट कंपनी है, मतलब प्रॉफिट है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ये RBI और इंडियन बैंक का एसोसिएशन होता है ना, IBA, उसके द्वारा बनाया गया था। किसके तहत? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं कल।